यूपी के हाथरस से बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक जिस वक्त 52 साल के किसान को गोली मारी गई उस समय वो अपने खेत में काम कर रहा था। बेटी के साथ पत्नी भी मौजूद थी। जुलाई 2018 में किसान ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था और 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी गौरव 15 दिन जेल भी रहा था। इसी के बाद से दोनों के बीच चल रही थी रंजिश। परिवार का आरोप है कि जिस वक्त किसान खेत में काम कर रहा था उसी वक्त गौरव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। किसान के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद 24 घंटों के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम ललित शर्मा है और उस पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई है। परिवार का सीधा आरोप है कि आरोपी ने पहले ही फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और उसके बाद इस वारदात को दिया गया अंजाम। लेकिन एक आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फौरन इन सभी आरोपियों को किया जाए गिरफ्तार, जिसके 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। उसने मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाथरस के कोतवाली शासकीय क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति की जो खेत में आलू खोद रहा था उसकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 2018 में मृतक ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी बात को लेकर लगातार आरोपी मृतक पर दबाव बना रहा था कि मामले में फैसला करने का दबाव बना रहा था। उसी के बाद फैसला ना होने के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े खेत में जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लगभग 20 राउंड फायरिंग हुई है। उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी के 3 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में तजवीज़ दी जा रही है। और इस वक्त हाथरस से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या जानकारी और मिल पा रही है? 4 आरोपी, एक की गिरफ्तारी, 3 की कब तक? देखिए गायत्री, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने जिस तरह से खबर चलाई थी उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एनएसए की करने की भी कार्रवाई की है। उसके बाद से लगातार आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया जनपद हाथरस में कैंप कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। वहीं एसपी हाथरस विनीत जायसवाल ने इस पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर एक आरोपी जो ललित शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अभी इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, उसको गिरफ्तार करने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई हैं, गठित और की इस गई वक्त हैं। हमारे साथ आईजी पीयूष मोडिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आईजी साहब, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? क्योंकि 4 नामजद आरोपी जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की कब तक? देखिए, पुलिस द्वारा टीमें गठित कर दी गई थी घटना के तुरंत बाद में और मेरे अधिकारियों द्वारा रात्रि में वहां पर उनसे मिला भी गया, जानकारी प्राप्त की गई और उसी दौरान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई। इसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी से हो जाएगी और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और जो है जो अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा तुरंत प्रारंभ कर दी। सर, कहां इन तीनों आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है? देखिए, कई जनपदों में टीमें पुलिस को अपने पास प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर भेजी गई हैं। जनपदों के नाम लेना और उसके बारे में बताना उचित नहीं होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की जानकारी उन तक भी पहुंचे। परंतु आपको बताना चाहता हूं कि ये टीमें अभी काम पे लगी हुई हैं और जल्दी बचे हुए लोग भी गिरफ्तार होंगे। जो कल गिरफ्तार हुआ वो भी नामजद मुलजिम था और उस घटना में इन लोगों के साथ शामिल था।
सर, किन परिस्थितियों में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही, परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2018 में छेड़छाड़ का विरोध किया था, आरोपियों ने जो छेड़छाड़ की थी बेटी के साथ, उसके बाद से लगातार परेशान भी कर रहा था, फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी इसने, जो मुख्य आरोपी है। देखिए, पुलिस को इस घटना की जब कल जानकारी हुई, उसके पश्चात हम सभी लोग घर में परिवार वालों से मिले भी, तब उन्होंने लगभग 3 साल पहले की एक घटना का जिक्र किया, जब इन परिवारों के बीच में आपस में किसी रिश्ते की संभावना हुई थी, और परंतु इस लड़के द्वारा जो है कुछ ऐसी हरकतें की गई जिससे कि वो रिश्ता नहीं हुआ, और इस परिवार ने उसके लड़के के विरुद्ध छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए तब भी गिरफ्तारी इस व्यक्ति की गई थी, बाद में ये जमानत में बाहर आ गया था। जी। तो ये व्यक्ति के कुछ रिश्तेदार, जो अभियुक्त है, इसके कुछ रिश्तेदार इस गांव में रहते हैं, जिस वजह से वो बहराइच जहाँ का ये रहने वाला है, वहाँ से यहाँ पर बीच में आता रहता है। तो कल जो है एक विवाद के पास में एक मंदिर है, वहाँ पर इन लोगों में आपस में हुआ, दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच में, और उसके बाद इस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। जी सर, अगर मैं सही हूं तो एक आरोपी की गिरफ्तारी, उसका नाम ललित शर्मा, ये शायद मुख्य आरोपी गौरव है, इसका क्या इससे पहले भी किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? देखिए, ये सारी जानकारी पुलिस अभी कर रही है। ये लोग साथ में काम करते थे और एक दूसरे के मित्र हैं, ये जो चारों अभियुक्त हैं, और अभी तक जो जानकारी प्रकाश में आई है उसके हिसाब से इस घटना में ये सभी लोग शरीक थे। क्या लग रहा है कब तक इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया और उन्होंने कहा है कि तुरंत इन सभी की गिरफ्तारी हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार ही हम सभी लोगों ने तुरंत गिरफ्तारी के प्रयास भी प्रारंभ किए। उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति अन्य जनपद से कल ही रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी प्रकार अन्य लोग भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी सर, अभी जो मामला दर्ज हुआ है, किन धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और परिवार की तरफ से क्या शिकायत दी गई है? देखिए, जो परिवार की तरफ से घटनाक्रम बताया गया, तहरीर दी गई है, इनके जो बेटी है उनकी तरफ से तहरीर दी गई, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और उस मुकदमे को 302, 506, 143, 48, 149 इन धाराओं में पंजीकृत किया गया, और थाना सासनी जो कि जनपद हाथरस में है, इनके गांव इसी थाने में लगता है, उसी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जी शुक्रिया। पीयूष मोडिया, आईजी अलीगढ़ रेंज, हमारे साथ जुड़े, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जो बाकी 3 आरोपी हैं, जिनमें मुख्य आरोपी भी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुमित शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, आईजी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी होगी, एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। आप जरा डिटेल में बताइए, कितनी टीमें इन सभी आरोपियों को तलाश रही हैं, और आईजी ने यह भी कहा कि परिवार के साथ पहले कहीं ना कहीं मित्रता का रिश्ता इस आरोपी का रहा है। देखिए गायत्री, अगर मैं आपको बताऊं, टीमों की बात करते हैं तो जनपद हाथरस में कल रात को ही टीम घटना के बाद से लगातार एसपी हाथरस विनीत जायसवाल ने इसमें 4 टीमें गठित की गई थी, और घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस घटना का संज्ञान लिया, उसके बाद ही आईजी पीयूष मोडिया हाथरस में कैंप कर रहे हैं, और अलग से भी टीमें बनाई गई हैं। जनपद के अंदर व जनपद के बाहर आसपास के जनपदों में भी पुलिस लगातार इनकी सीडीआर निकाल कर दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम या कल तक बाकी के 3 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करने में सफल होगी। अगर इनकी बात करते हैं, जिस तरह से बताया गया, 2018 में लड़की की आरोपी लड़के के साथ रिश्ते की बात चली थी, उनकी शादी का संबंध की बात चली थी। वो संबंध टूटने के बाद ही लड़की पक्ष ने आरोपी के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद आरोपी जेल भी गया था, गौरव शर्मा जेल से बाहर आया जमानत पर। जमानत के बाद लगातार उस पूरे मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में कल इनकी कहा सुनी हुई है, उसके बाद इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। गायत्री, ठीक है सुमित, लौट रहे हैं आपके पास। हाथरस में छेड़छाड़ के विरोध में किसान की हत्या के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता के साथ लिया। मुख्यमंत्री ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि
एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार, जबकि बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी गई है। तो 3 आरोपियों को पुलिस तलाश रही है, कई टीमें गठित की गई हैं। इस सब के बीच मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री की गंभीरता के बाद 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, जिनको पुलिस की तरफ से ढूंढने का प्रयास हो रहा है। आईजी रेंज पीयूष मोडिया की तरफ से न्यूज 18 इंडिया पर यह भरोसा दिया गया, यह कहा गया कि जल्द से जल्द जो बाकी 3 आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाथरस में छेड़छाड़ के विरोध में किसान की हत्या के मामले में बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक के मुताबिक हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, जिसका नाम गौरव है। इतना ही नहीं, सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बन चुकी है और समाजवादी पार्टी में ही इस तरह के लोगों को मिलता है संरक्षण। तो गौरव समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, गौरव ही मुख्य आरोपी। लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कहा है कि यह समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, जरा सुनिए। हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। सुमित लगातार हमारे साथ हाथरस से लाइव बने हुए हैं। सुमित, ये बीजेपी सांसद की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है गौरव, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गौरव शर्मा जो है उसने अभी अपनी फेसबुक पे एक कमेंट भी डाली थी कि 3 तारीख को महापंचायत का आयोजन टप्पल में कहकर उसने एक फेसबुक पर पेज डाली थी। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है कि आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, अपराधी प्रकृति का आदमी है या फिर किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभी इस पूरे मामले में आधिकारिक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो गौरव जो इसमें मुख्य आरोपी है, गौरव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है पिछले कई वर्षों से और वर्तमान में भी उसके लिए काम कर रहा है, जिसने 3 तारीख को टप्पल में महापंचायत, किसान महापंचायत आंदोलन के लिए भी अपना एक कमेंट शेयर किया था। गायत्री, लौट रहे सुमित आपके पास, तो ये जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गौरव शर्मा, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य आरोपी यही है जिसने किसान की हत्या को अंजाम दिया, पहले बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी और इस आरोप में वो जेल भी गया था। उसके बाद लगातार परेशान कर रहा था, फोन पर जान से मारने की धमकी दी, फिर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस अब आरोपियों को तलाश रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर बंगाल से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट का समझौता खटाई में पड़ता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन में दरार आ गई है। अब तक कांग्रेस वो सीटें देने को तैयार नहीं जो आईएसएफ मांग रहा है। कांग्रेस मालदा, मुर्शिदाबाद की सीटें देने को तैयार नहीं है। इस गठबंधन में पेंच सीटों को लेकर फंसा है, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस ने जीती हुई हैं, उन्हीं सीटों में से कुछ सीटें सिद्दीकी को चाहिए, जो कांग्रेस देना नहीं चाहती है। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ को सीपीएम 30 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन आईएसएफ कांग्रेस के हिस्से से भी सीटों की मांग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस अपनी सीट छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं। साफ है, गठबंधन हुआ भी नहीं कि दरारें पहले से नजर आने लगी हैं। तो जहां एक तरफ आईएसएफ की कांग्रेस से बात नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन पर सवाल पहले ही उठा दिए। उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, आईएसएफ और ऐसे दूसरे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। तो ये ट्वीट कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा की तरफ से गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए।
हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। बातचीत के बाद ही गठबंधन का फैसला हुआ था, ये उनकी तरफ से कहा गया। बाकायदा उन्होंने भी इस पूरे बात का जवाब दिया और ट्वीट करते हुए ये कहा कि आला कमान के आदेश पर ही ये फैसला हुआ था, बातचीत के बाद ही गठबंधन का फैसला हुआ था। हालांकि ये गठबंधन भी अब खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आईएसएफ जो ये देखिए आनंद शर्मा का भी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उसी के जवाब में अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। आईएसएफ और ऐसे जो अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद, नेहरूवादी, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया आनंद शर्मा ने और कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा, इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कार्य समिति में चर्चा नहीं हुई थी, ये फैसला फिर कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा करते हुए आनंद शर्मा ने निशाना साधा इस गठबंधन पर, जिसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। उनकी तरफ से यह कहा गया कि बातचीत के बाद ही हुआ था फैसला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की रणभेरी भज चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ममता बनर्जी के गढ़ मालदा में एक चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। योगी विधानसभा चुनाव के लिए मालदा में रैली करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह पहली बड़ी रैली होगी, जिसमें स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी हिंदू वोटर्स पर योगी के प्रभाव और उनकी आक्रामक प्रचार शैली को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। बिहार और हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ की रैलियों से पार्टी को सफलता मिली थी, ये सबने देखा। अब पश्चिम बंगाल में इसे दोहराने की कोशिश है, दोहराने की तैयारी है और इसी कड़ी में आज मालदा पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मालदा में अंतिम 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 26 और 29 अप्रैल को चुनाव होने। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो ये वो इलाका है जिसमें विधानसभा की 12 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जबकि बाकी जो 6 सीटें हैं उसमें कांग्रेस और तृणमूल प्रभावकारी नजर आए थे। इस सबके बीच अब बीजेपी की कोशिश है कि यहां पर किस तरीके से अपने पक्ष में पूरे माहौल को तैयार किया जाए। योगी आदित्यनाथ आखिर मालदा जिले से ही अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश क्यों करने जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं कि मालदा आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, मालदा क्यों खास है, क्यों अहम है। बंगाल की सीमा से लगा हुआ यह जिला है। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें हैं। यहां 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीती थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णो नगर सीट पर कब्जा किया था। 2019 उपचुनाव में बीजेपी ने हबीबपुर सीट पर जीत हासिल की थी। तो आज बंगाल में योगी की हुंकार, मालदा में रैली, परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, रोड शो भी करेंगे, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की रैली, पहली इसलिए क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो पहली बड़ी रैली होने जा रही है वो है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ मालदा में आज हुंकार भरेंगे। ममता का गढ़ माना जाता है और ऐसे में किस तरीके से बीजेपी यहां के माहौल को विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्ष में करे, उसकी पूरी कोशिश। स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मालदा में सबसे बड़ी चुनावी रैली करने जा रही है। तो रविवार को पीएम मोदी कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे। बीजेपी इस रैली के जरिए पूरे राज्य में अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। तो बिहार की सीमा से लगा हुआ यह जिला है बंगाल का मालदा, जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली होगी आज। और आपको यह भी बता दें कि मालदा की बात हो या मुर्शिदाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो तकरीबन 50% के करीब बताई जाती है। और मालदा वो जगह है जहां पर आईएसएफ के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन अभी हुआ नहीं कि उससे पहले ही बातचीत खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र शर्मा कोलकाता से हमारे साथ हैं, अरुण सिंह
भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। सबसे पहले अरुण, आप ही के पास आते हुए, मालदा वो जगह जहां पर ना तो आईएसएफ और कांग्रेस के बीच बातचीत बन रही है, तो वहीं निगाहें बीजेपी की भी मालदा पे। क्यों इंपॉर्टेंट है मालदा विधानसभा चुनाव में? देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद दो ऐसी जगहें हैं जहां पर आपने खुद बताया कि वहां पर मुस्लिम आबादी बहुतायत में है, और इन्हीं जगहों से कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में विधायक जिता करके असेंबली में भेजते हैं। अब वहीं की सीटें फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी ने जो इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया है वो भी इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस वो दावा छोड़ना नहीं चाहती। और इस झगड़े के बीच योगी आदित्यनाथ की एंट्री मुर्शिदाबाद मालदा में इसलिए भी कराई जा रही है ताकि जिस तरह के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो ममता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोशिश करेंगी। और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि देखिए, फुरफुरा शरीफ भी चाहता है कि उसी मालदा मुर्शिदाबाद में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस चाहती है कि उसी मालदा और मुर्शिदाबाद में हमारे सिटिंग एमएलए जो हैं वो सीट उनको इंडियन सेकुलर फ्रंट को न दे। और बीजेपी चाहती है इन दोनों की लड़ाई के बीच वोटों का बंटवारा अगर होता है तो हिंदू वोटरों को इकट्ठा करके हम उन सीटों पर कामयाबी हासिल करें। तो मालदा और मुर्शिदाबाद की जो अहमियत है, इसी बात से आप देखिए कि बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उससे वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी आइडियोलॉजी जो उनकी उसको नहीं छोड़ते, और जो बीजेपी का कोर एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो बयान लगातार देते रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की एंट्री उस इलाके में कराकर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि जो आरोप लगाती रही बीजेपी की ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती, यानी एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करती हैं, उसका काउंटर योगी आदित्यनाथ के जरिए ला करके हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को मालदा में चुनावी मैदान में उतार रही है बीजेपी। यतेंद्र, अगर ये जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, लेफ्ट की बात हो या फिर अब्बास सिद्दीकी की बात हो, अगर ये बिखरी रहती हैं तो बता रहे हैं अरुण कि उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवैसी की भूमिका क्या रहेगी उस पर यतेंद्र आपके पास लौटेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये बताते चले कि बंगाल में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी का हर बड़ा नेता बंगाल में पहुंच रहा है। पीएम मोदी 22 फरवरी को बंगाल के दौरे पर थे, 7 मार्च को फिर वो बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल में थे। जेपी नड्डा ने 25 फरवरी को लोको सोनार बांग्ला की शुरुआत की, तो राजनाथ सिंह ने 26 फरवरी को बंगाल में रैली की। उधर स्मृति ईरानी भी 26 फरवरी को बंगाल पहुंची थी, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को ललकारा था और स्कूटी की सवारी की थी, क्योंकि आपको याद होगा स्कूटी पर सवार होकर महंगाई के खिलाफ केंद्र पर हल्ला बोल रही थी, बीजेपी पर हल्ला बोल रही थी ममता बनर्जी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उसी अंदाज में ममता बनर्जी को जवाब दिया था। ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी के तमाम नेता बंगाल का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। मालदा, मुर्शिदाबाद, वो इलाके जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। एक तरफ टीएमसी कहती रही है कि बीजेपी, ममता बनर्जी की तरफ से खुले मन से कहा गया कि बीजेपी चाहती है कि वोट बढ़ जाएं, हिंदुओं के वोट उधर चले जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के वोट बढ़ जाएं। और ओवैसी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा था, ये कहते हुए कि ओवैसी को लाया जा रहा है तुष्टीकरण के लिए, वोट बांटने के लिए। बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया था। यतेंद्र, इसीलिए मेरा सवाल यही है कि क्या भूमिका रहेगी ओवैसी की? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी की भी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी पिछले दिनों। देखिए, जो ओवैसी को लेकर जो यहाँ पर भूमिका की जो बात की जा रही है, तो बता दें कि ओवैसी ने बिहार में जिस तरह से 5 से जो सीटें जीती थी उसका भी यहाँ पर एक बार पुनरावृत्ति हो सकती है। और शायद यही कारण है कि ओवैसी जो केवल 1-2 जगह नहीं, पूरे देश भर में वोट बैंक अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी की जो प्रभावशाली भूमिका वो दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुरी लोकसभा से सीट से सांसद है राजकुमार चाहर जी। चाहर जी, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो क्या किसानों का सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, जो पश्चिम बंगाल का किसान है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया और पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों को उसका लाभ नहीं मिला, आज भी किसान आशा की किरण देख के देख रहा है कि कब भाजपा आए और हमें कब किसान सम्मान निधि मिले। 18,000 रुपये तक किसान सम्मान निधि उनके खाते में जाएगा, जो पिछला जितना भी बकाया है। तो जो पश्चिम बंगाल का जो किसान है वो तो चाहता है कि जल्दी यहाँ चुनाव हो, जल्दी परिवर्तन आए और भाजपा की सरकार बने, जिससे किसानों का भला हो। योगी आदित्यनाथ भी आज मालदा में एक बड़ी रैली और रोड शो करने वाले हैं और ओवैसी भी चुनाव मैदान में है। एक फ्रंट मिल रहा है कांग्रेस लेफ्ट का और अब्बास सिद्दीकी का, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा रणनीतिक तौर पर बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ
कि जो दिखने में आ रहा है कि एक असल परिवर्तन दिख रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब उसमें किसका वोट कटेगा, उनके अलायंस से किसका बढ़ेगा, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो मतदाता है वो यहाँ जिस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया गया है, ममता दीदी ने जिस प्रकार से अपने भतीजे की चिंता करके बंगाल को पीछे धकेल दिया है विकास के मामले में। यहाँ आयुष्मान भारत से आज किसी गरीब को नहीं लाभ मिल पा रहा जिसको लाभ मिल सकता था उसकी बीमारी में, हारी में, दुखारी में 5 लाख रुपए तक का, उससे वंचित यहाँ किया गया है। किसानों को यहाँ किसान सम्मान निधि से वंचित किया गया है। यहाँ एक सिंडिकेट चल रहा है पूरे इसके अंदर, जिनके बिना गुंडई के यहाँ कोई काम उनके होता नहीं है। उनको कट मनी और ये लेके बहुत सारे इशू हैं पश्चिम बंगाल में। तो आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार। लौटेंगे आपके पास यतेंद्र। गुजरात में आज निकाय चुनावों की मतगणना का काम शुरू हो चुका है और नतीजे भी आने लगे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और इस वक्त गुजरात निकाय चुनाव की टैली यानी कि नतीजों पर नजर डालें तो अब तक 1053 सीटों के नतीजे और रुझान आ चुके हैं। इनमें बीजेपी 876, कांग्रेस 168, आम आदमी पार्टी 2 और अन्य 7 सीटें जीत चुके हैं। ये टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। गुजरात में बीजेपी को बम्पर बढ़त, कांग्रेस 168 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर, अन्य 7 पर, तो 876 पर बीजेपी। नतीजे 1053 के अब तक 8474 सीटों में से बीजेपी 876 पर बढ़त, कांग्रेस 168 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर और अन्य 7 पर। ये टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी और बम्पर जीत, बीजेपी आगे बढ़ते हुए 1053 सीटों के जो आंकड़े हैं, जो रुझान है वो अभी तक सामने आ चुके हैं और इनमें नतीजे भी हैं क्योंकि 237 सीटें ऐसे हैं जो पहले ही बीजेपी जीत चुकी है निर्विरोध। और इस सब के बीच जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के पक्ष में 876 सीटों पर बढ़त, बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 168 सीटों पर, तो वहीं आम आदमी पार्टी 2 पर, अन्य 7 सीटों पर आगे या जीत चुके हैं। कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार काउंटिंग का यह दौर चल रहा है और इस सबके बीच गुजरात निकाय चुनाव पर होगा किसका डंका बजेगा, ये अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी बम्पर बढ़त बनाए हुए है। 237 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, तो वहीं रुझानों के मुताबिक बीजेपी 876 सीटों पर बढ़त के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस 168 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर और अन्य 7 सीटों पर आगे हैं या फिर जीत चुके हैं। और अब बात मार्च में मई जैसी गर्मी की। बीते एक हफ्ते से रोजाना बढ़ रहे तापमान ने लोगों की परेशानी को शुरू कर दिया है बढ़ाना। मौसम विभाग की अगर माने तो पूरे उत्तर भारत में इस बार तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। आलम यह है कि अब से ही घरों में पंखे चलाने की नौबत आ गई, लेकिन फरवरी और मार्च में पंखे और एसी चलाना सामान्य नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तापमान सामान्य से ज्यादा है और असामान्य गर्मी की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या है, क्यों होता है, इससे हमारे मौसम में क्या बदलाव आता है और इस साल अचानक बढ़ रही गर्मी के लिए ये कैसे जिम्मेदार है, आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। ये 2-3 दिन से ऐसा मुझे लग रहा है कि मीन्स की काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी से लू पड़ने लग गई, महीना लू का है ही नहीं। सूरज आग उगल रहा है, गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि 1 मार्च को ही नजर आने लग गई है यहाँ पर। मार्च में महागर्मी क्यों? मौसम का तेवर हाई क्यों? अब की गर्मी ने गजब कर दिया। – 2021 में मौसम डिस्टर्ब क्यों? दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी 3 हफ्तों से तेवर दिखा रही है। यह मौसम की ऐसी चाल है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी तक
सबको हैरान कर रखा है। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी साफ संकेत दे चुकी है कि मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है। मौसम के डिस्टर्ब होने का सच काफी चिंताजनक है। पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तापमान के तेवर देखिए। दिल्ली में 1 मार्च को पारा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो मुंबई में अभी से 32 डिग्री वाली गर्मी पड़ने लगी। जयपुर में पारा 31 डिग्री दर्ज किया गया, तो लखनऊ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में ठंड के बाद सीधे गर्मी पड़ना शुरू हो गया, गर्मी का मौसम आ गया है। और यहाँ पर इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप ये देखिए सभी लोग यहाँ पर गर्मी से परेशान है। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी से किसी का भी मूड खराब हो सकता है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि जब मौसम का मूड खराब होता है तो उसका पारा कैसे चढ़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लगभग पूरे भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने का असर नजर आ रहा है, जो मौसम के लिहाज से बेहद ही चिंताजनक है। महज 22 दिनों में श्रीनगर का पारा -8 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी से लेकर अब तक मौसम ने 33 डिग्री की बढ़ोतरी करी। श्रीनगर में 22 दिन में तापमान में 27.4 डिग्री बढ़ोतरी हुई, यानी सिर्फ 22 दिन में पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस से 18.6 डिग्री पहुंच गया। इसी तरह शिमला में 6 दिन में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, यानी 6 दिन पहले 1.4 डिग्री था, जो अब 19.7 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में 54 दिनों में तापमान में 32.1 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, यानी जनवरी में 1.1 डिग्री वाला तापमान अब 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 28 दिन में 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी 28 दिन पहले -4.6 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 26.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मुंबई में तो सिर्फ 3 दिन में तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, यानी 3 दिन पहले 14.8 डिग्री वाला तापमान अब 36.3 डिग्री तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कहते हैं मान के चले, यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन पश्चिम बंगाल कुछ जैसे जहाँ पे तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक चल रहे हैं। इवन हमारे जो बात करें दिल्ली एनसीआर की भी, तो काफ़ी दिनों से जो है हमारा अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहे हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से जो पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, वर्षा नहीं हुई, तो तापमान में जो है काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है। और बिल्कुल एक पहला जो लास्ट हफ्ता था फरवरी में, उसमें ऐसा एहसास हो चुका था कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल गर्मी का मौसम 2 हफ्ते एडवांस यानी पहले शुरू हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्तों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक ज्यादा था। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिनों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों पर गौर करें तो फरवरी में प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर मार्च की शुरुआत तक का रिकॉर्ड किया गया तापमान औसत से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए भी वो इफेक्टिव नहीं थे। उन्होंने छुटपुट जो वर्षा स्नोफॉल दिया वो सिर्फ हायर रीचेस जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल में, बाकी या थोड़ा बहुत उत्तराखंड, बाकी जगहों पे उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। और अक्सर जो हवाएं आती हैं पहाड़ से उसके बाद में वो भी नहीं आई। हवाएं भी जो चल रही थी मुख्यतः वो पश्चिम से ही चल रही थी, तो वो भी गर्मी लेके आ रही थी। अब थोड़ा सा बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों को इस बात ने चिंतित कर दिया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के शुरुआत से ही तापमान 30 डिग्री या उसके आसपास है। मौसम के इस अजीबोगरीब बदलाव को तकनीकी भाषा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह मौसम पर असर डालता है और तापमान में कैसे ये बदलाव करता है, इसे समझना जरूरी है।
इस मौसम में भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं का असर होता है। पश्चिम से आने वाली इन हवाओं से बारिश और बर्फबारी होती है। ये हवाएं ही देश के मैदानी इलाकों में बारिश की वजह बनती है। इन दिनों पश्चिम से आने वाली हवाओं की दिशा भी बदली है। हवाएं जम्मू कश्मीर से हिमाचल होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही थीं। इन्हीं ठंडी हवाओं का असर शीतलहर के रूप में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिर्फ एक बार बना, जिसके चलते फरवरी में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। यही वजह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार कमजोर होता रहा, जिसके चलते दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार गर्म हवाएं चलती रहीं। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिक वायुमंडल में होने वाले बदलाव के बारे में जो अनुमान लगाते हैं वो ज्यादातर पूरी तरह सही होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूवमेंट किसी भी अनुमान को बदल सकता है। फरवरी में 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में बर्फबारी करवाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मैदानों में 1 से 2 दिन बारिश भी होती है। 2 दिन बारिश से वायुमंडल में करीब 5 दिन तक नमी रहती है। बारिश होते ही मौसम में ठंडक और नमी बनी रहती है। इस बार फरवरी में सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मौसम में लगातार गर्मी बढ़ती गई। फरवरी की बात हो रही है कि जो पूरे फरवरी में काफ़ी लंबे समय के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है फरवरी का, वो काफ़ी दर्ज किया गया है। ठीक है, ये जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, आप सोच सकते हैं 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था। सामान्यतः बदलाव आते रहते हैं, कभी कोई साल गर्म रहता है, कोई साल ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा इस बार ये कह दें कि इतने ज़्यादा वर्षा या इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए पश्चिम विक्षोभ, जो कि अक्सर हो जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमजोरी ने देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पारा बढ़ा रखा है। मौसम वैज्ञानिक और आम जनता के लिए चिंता की बात यह है कि गर्मी से राहत देने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जल्दी से मजबूत होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 7वें एपिसोड में हमने 15 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी और जूनियर आइंस्टीन के नाम से मशहूर 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल का हुनर देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, मैं डूब जाता हूँ इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, Olympiad जीत चुके हैं. You're very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus, you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे।